नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग्स ने सर्च ऑपरेशन के दरमियान क्या प्रोसीजर फॉलो की जानी चाहिए उसके बारे में गाइडलाइंस इश्यू की है। अधिकारियों को जो सर्च के दौरान या रेड के दौरान कर्तव्य पालन करना है, उसी से टैक्स पेयर्स के क्या अधिकार है इसकी भी जानकारी मिलती है। उसी पर आज चर्चा करेंगे। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 67 यह सर्च के बारे में अधिकारियों को पावर देता है। इसमें जॉइंट कमिश्नर या उससे हायर रैंक के ऑफिसर सर्च वारंट इश्यू कर सकता है, लेकिन सर्च वारंट इश्यू करने के लिए उस अधिकारी के पास रीजनेबल बिलीफ होनी चाहिए कि जिस प्रीमाइसिस के लिए वह सर्च वारंट इश्यू कर रहा है वहां पर टैक्स इवेजन से रिलेटेड गुड्स या डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। इसी सेक्शन 67 के सब सेक्शन 10 के अंदर दर्शाया गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो सर्च और सीजर की प्रक्रिया दर्शाई गई है उसे जीएसटी के सर्च और सीजर के दौरान भी फॉलो करना है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह क्या गाइडलाइंस इश्यू की है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो यह गाइडलाइंस जारी करने की नौबत क्यों आई उसके बारे में बताया गया है कि सीबीआईसी के और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ध्यान में यह बात आई है कि सर्च के दौरान प्रॉपर प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया है या पंचनामा और स्टेटमेंट्स प्रॉपरली नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण से जब केस बाद में चलता है उस समय डिपार्टमेंट का या सरकार का केस कमजोर हो जाता है। इसी के लिए यह जो गाइडलाइंस है वह जारी की जा रही है। सेक्शन 67 सीजीएसटी का यह सर्च के लिए एम्पावर करता है ऑफिसर्स को। इसी प्रकार का प्रोविजन सेक्शन 18 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट में भी था और जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन 67 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सर्च की प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी चाहिए। सबसे पहले जो अधिकारी जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव की रैंक का सर्च ऑथोराइजेशन इश्यू करता है, जिसे सर्च वारंट भी कहते हैं, उसके पास वैलिड एंड जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए और यह रीजन फाइल में प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए कि मेरे पास यह रीजन है, इस कारण से मैं सर्च वारंट इश्यू कर रहा हूं। यह जो वैलिड रीजन है यह सर्च वारंट में लिखने की जरूरत नहीं है, फाइल में ही इसे लिखना है। लेकिन कभी मामला न्यायालय में जाता है तब कोर्ट फाइल मंगवा कर देख सकती है कि क्या सर्च वारंट इश्यू करने से पहले उस अधिकारी के पास वैलिड और जस्टिफाइबल रीजंस थे, उसकी रीजनेबल बिलीफ फॉर्म की थी या नहीं की थी। और इस प्रकार के प्रॉपर सर्च ऑथोराइजेशन के अंतर्गत ही सर्च की जानी चाहिए। जो सर्च वारंट है उस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात डिन होना चाहिए। यह जो डिन है यह केवल सीजीएसटी के द्वारा होने वाली सर्च के लिए लागू पड़ता है। एसजीएसटी यदि सर्च करती है तो वहां पर यह डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कोई प्रावधान नहीं है। डिन या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का बेनिफिट यह है कि जब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट पर प्रिंट किया जाता है या लिखा जाता है, उसे आप कहीं से भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या यह जो डॉक्यूमेंट है यह वैलिडली इश्यू किया गया है या नहीं किया गया है।
नेक्स्ट गाइडलाइंस है, the premises of a person cannot be searched on the authority of a search warrant issued for the premises of some other person। दूसरे किसी व्यक्ति के नाम से यदि सर्च वारंट इश्यू किया हो और वह प्रीमाइसिस और किसी व्यक्ति की हो, तब फिर सर्च नहीं की जा सकती। ऐसे में गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी के पास से फ्रेश सर्च वारंट लाकर फिर सर्च की जानी चाहिए। यदि इस प्रकार से सर्च वारंट लेने के लिए सर्च की करने गई टीम वापस जाएगी, उस समय तक मुझे लगता है कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई मटेरियल ऐसा है जिससे टैक्स इवेजन के एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो वह उस प्रीमाइसिस में रहेंगे नहीं। उतने समय में तो वह डॉक्यूमेंट्स शिफ्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर एक यह भी क्लैरिटी नहीं है कि जहां पर प्रीमाइसिस किसी अन्य के नाम पर है लेकिन वह किराए पर टैक्स पेयर को दी हुई है, तो उस केस में क्या उस प्रीमाइसिस को सर्च किया जा सकता है? क्योंकि सर्च वारंट के अंदर तो टैक्स पेयर का नाम और उस प्रीमाइसिस का एड्रेस होगा, जबकि ओनरशिप उस प्रीमाइसिस की किसी अन्य के नाम पर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ऐसा देने की आवश्यकता थी कि जिसके पोजेशन में प्रीमाइसिस है उसका यदि नाम हो तो उस प्रीमाइसिस को सर्च किया जा सकता है। इन केस ऑफ सर्च ऑफ रेसिडेंस, किसी घर की सर्च करनी हो तो वहां पर लेडी ऑफिसर का होना अति आवश्यक है सर्च टीम के अंदर, क्योंकि सामान्यतः किसी भी घर के अंदर महिलाएं होती है, तो यदि सर्च टीम में महिला होगी तो सुविधा भी रहेगी। जो घर में महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी सुविधा रहेगी, सर्च टीम को भी सुविधा रहेगी। और हमारे देश का कानून स्त्रियों का जो सम्मान करता है, उसी के पक्ष में यह एक कदम है कि जहां पर भी स्त्री होने का संभावना है घर में, तो वहां पर लेडी ऑफिसर साथ में होना आवश्यक है। सर्च करते समय दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, जिन्हें पंच भी कहा जाता है। यह जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, वह उसी लोकालिटी के रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स अर्थात वहीं के निवासी होने चाहिए। और यदि इस प्रकार के उसी लोकालिटी के निवासी नहीं मिले या विलिंग नहीं हो, तो आसपास की अन्य लोकालिटी के निवासी को भी लाया जा सकता है। हमारे देश में यह जो इंडिपेंडेंट विटनेस की जो रिक्वायरमेंट है, वह किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए काफी समस्यादायक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप स्वयं सोचकर देखिए कि जहां पर सर्च 6 घंटा, 8 घंटा या कई बार उससे भी ज्यादा चल रही हो, उसमें किसी भी नागरिक को यदि यह कहा जाए कि आप इसमें विटनेस बन जाइए, तो वह विलिंगली विटनेस बनने को तैयार ही नहीं होगा। एक तो उसका समय बर्बाद होता है, उसके बाद में जब भी वह केस जहां पर भी चलता है, वहां उसको उस न्यायिक प्रक्रिया में बार बार बुलाया जाता है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इस सब परेशानी से बचने के लिए कोई भी सामान्य नागरिक विटनेस बनना नहीं चाहता है। ऐसे में कई बार यह कहा गया है कि जो स्टॉक पंचास जिसे कहते हैं, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने किसी परिचित को बुलाकर उन्हें एज अ विटनेस का काम करवाती है। अब कई अलग अलग सर्च के दौरान उन्हीं विटनेसेस को उपयोग में किया जाता है, तो ऐसे विटनेसेस को स्टॉक विटनेसेस कहा जाता है। पुलिस रिफॉर्म के ऊपर एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी के पद्मनाभन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने भी स्टॉक विटनेस के ऊपर काफी चिंता जाहिर की थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या हो, यह सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है।
यह गाइडलाइंस में यह लिखा गया है कि जहां पर सेंसिटिव सर्च ऑपरेशन हो वहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज या बैंक एम्प्लॉइज को भी एज अ विटनेस लिया जा सकता है। यहां पर एक सवाल यह आता है कि जब सर्च पार्टी पहले से पीएसयू के एम्प्लॉइज या बैंक एम्प्लॉइज को अपने साथ लेकर जा रही है, तो क्या जिस टैक्स पेयर के वहां पर सर्च हो रही है वह ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि यह तो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, यह तो स्वयं भी बैंक एम्प्लॉई या पीएसयू एम्प्लॉई है, तो इनका तो झुकाव सर्च पार्टी की तरफ ही रहेगा। दूसरा, क्या जो सर्च करने टीम जा रही है वह रिक्विजिशन करेगी, रिक्वेस्ट करेगी बैंक से या पीएसयू से कि हमें आपके एम्प्लॉइज चाहिए एज अ विटनेस, तो पीएसयू या बैंक इस प्रकार से अपने ऑफिसर्स को या अपने एम्प्लॉइज को एज अ विटनेस भेजने के लिए बाध्य है, इसके ऊपर भी कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। जो भी विटनेसेस सर्च के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं, तो सर्च प्रारंभ करने से पहले उन्हें यह बताना आवश्यक है कि आपको इस पर्पज से हम सर्च करना चाहते हैं, इसमें आपको एज अ विटनेस रहना है, इंडिपेंडेंट विटनेस रहना है, और आपको पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करके एक पंचनामा के अंदर आपको उसके सत्यापन के हेतु हस्ताक्षर करने होंगे। सर्च प्रारंभ करने से पहले ऑफिसर्स को उस प्रीमाइसिस का जो भी इंचार्ज पर्सन है उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अपना परिचय देना चाहिए कि हम इस विभाग में से आए हैं, यह हमारा नाम है, यह हमारा डेजिग्नेशन है। सर्च प्रारंभ करने से पहले अधिकारियों को और विटनेसेस को खुद की तलाश देने का प्रस्ताव रखना चाहिए कि आप चाहें तो हमारी भी तलाशी ले सकते हैं, हम बाहर से कुछ लेकर नहीं आए हैं। यह खास करके उन केसेस में बहुत आवश्यक है जहां पर जैसे नारकोटिक्स का केस हो गया, एक छोटी सी नारकोटिक्स की सामग्री भी कोई अधिकारी या विटनेस जेब में लाकर उस प्रीमाइसिस में रख दे तो उसके कंसीक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई डॉक्यूमेंट बाहर से लाकर उस प्रीमाइसिस में रख दे तो उसके भी कंसीक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। इस चीज को रूल आउट करने के लिए ऑफिसर्स को और विटनेसेस को अपनी सर्च करने का ऑफर उस प्रीमाइसिस के इंचार्ज पर्सन को देना चाहिए। इसी प्रकार से जब सर्च खत्म हो जाती है उसके बाद में भी ऑफिसर्स को और विटनेसेस को अपनी खुद की सर्च करने का ऑफर देना चाहिए कि हम यहां से जो पंचनामा में हमने जो चीजें दर्शाई है, जिसका एक्नॉलेजमेंट हम दे रहे हैं कि यह चीजें हम ले जा रहे हैं, उसके अलावा कोई भी वस्तु हम नहीं ले जा रहे हैं। इस प्रकार से सर्च प्रारंभ होने से पहले और सर्च समाप्त होने के बाद में ऑफिसर्स को और पंच विटनेसेस को अपनी स्वयं की तलाश का भी प्रस्ताव रखना चाहिए। सर्च ऑथोराइजेशन या सर्च वारंट है, वह भी सर्च स्टार्ट करने से पहले जो उस प्रीमाइसिस का इंचार्ज पर्सन है उसे दिखाना चाहिए कि हम इस सर्च वारंट के ऑथोराइजेशन के बेसिस पर हम सर्च करना चाहते हैं, और उसे प्रीमाइसिस के इंचार्ज पर्सन को दिखाया है और वह एग्री कर रहा है, उसके टोकन स्वरूप उस सर्च वारंट के ऊपर उस पर्सन का साइन और डेट और टाइम लिखवाना चाहिए। इसी प्रकार से विटनेस को भी जब बताया था कि हम यहां पर सर्च करना चाहते हैं और यह हमारा सर्च वारंट है, उसके टोकन स्वरूप विटनेसेस का भी उस सर्च ऑथोराइजेशन पर सिग्नेचर, डेट और टाइम डलवाना चाहिए। सेक्शन 67 के सब सेक्शन 9 के अंदर यह दर्शाया गया है कि जब कोई अधिकारी गुड्स को सीज करता है अर्थात जब्त करता है, तब उस गुड्स की, उस माल की इन्वेंटरी बनानी चाहिए, अर्थात उसका पूरा सूचीबद्ध करना चाहिए क्या क्या माल सीज किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में यह गाइडलाइंस में यह दर्शाया गया है कि पंचनामा के अंदर
ट्रूथफुल अकाउंट्स होना चाहिए कि उस सर्च के दौरान क्या क्या चीजें हुई, उसका एक पूरा खाका उसके अंदर आ जाना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स या गुड्स सीज की गई है उसका एक लिस्ट या इन्वेंटरी बनाना चाहिए। सर्च कब प्रारंभ हुई और कब समाप्त हुई, उसकी डेट और उसका समय उस पंचनामा में स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अधिकारियों ने और विटनेसेस ने सर्च प्रारंभ होने के पहले और सर्च समाप्त होने के बाद में अपनी पर्सनल सर्च ऑफर की थी, उसका भी उल्लेख पंचनामा में होना चाहिए। इस प्रकार से पंचनामा में क्या क्या चीजें मिनिमम आ जानी चाहिए यह दर्शाया गया है। सेंसिटिव प्रीमाइसिस में सर्च प्रोसीडिंग का वीडियोग्राफी भी करवाया जा सकता है, और यदि वीडियोग्राफी करवाया गया है तो उसका भी उल्लेख पंचनामा में होना चाहिए कि यहां पर वीडियोग्राफी करवाई गई है, ताकि उस वीडियोग्राफी को बाद में एज ए एविडेंस यूज किया जा सके। मुझे लगता है कि पंच विटनेस से भी ज्यादा आज के युग में, जहां पर टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, जहां हर किसी के पास मोबाइल भी है जिससे भी वीडियोग्राफी की जा सकती है, तो वीडियोग्राफी यदि पूरी सर्च प्रोसीडिंग्स का किया जाए तो वह ज्यादा उपयुक्त तो होगा, बजाय के पंच विटनेसेस पर डिपेंड करना। सर्च के दौरान अधिकारियों को जिस भी प्रीमाइसिस में जा रहे हैं वहां के लोगों के प्रति एक संवेदनशील अपना व्यवहार रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे यदि स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें अलाउ करना चाहिए, लेकिन उनकी स्कूल बैग को चेक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं वह स्कूल बैग में डालकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए रवाना कर दिया जाए और सर्च पार्टी बिना कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट पाए वैसे ही वहां से वापस लौट जाए। यदि किसी रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस में पर्दा नसीन महिला है, या जो रीति रिवाज के हिसाब से जो महिला पब्लिक में नहीं आती, तो सर्च प्रारंभ होने से पहले ही उसे अपने आप को अलग करने का, विड्रॉ करने का अधिकार है। यदि जिस प्रीमाइसिस में सर्च हो रही है वहां पर किसी व्यक्ति को मेडिकल केयर की आवश्यकता है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की कोई आवश्यकता हो तो मेरे मत अनुसार उसे भी पंचनामा के अंदर लिख देना चाहिए। सेक्शन 67 सब सेक्शन 5 यह दर्शाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास से डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हों तो वह उसकी कॉपीज कर सकता है या उसका सारांश लिख सकता है। और यदि सर्च के दौरान इस प्रकार से कॉपीज करवाना या सारांश लिखने देना उचित न हो, समय उसमें ज्यादा लगने वाला हो, तो अधिकारी उसके लिए बाद में भी समय दे सकता है। जहां पर सर्च करने वाली टीम को या अधिकारियों को ऐसा लगे कि इस प्रकार से कॉपीज देना उनके इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो वहां यह इस प्रकार की कॉपीज देने के लिए मना भी कर सकते हैं। तो जो बात यह सेक्शन 67 के सब सेक्शन 5 में लिखी हुई है, वही बात गाइडलाइंस में भी लिखी हुई है। उसमें यही दर्शाया गया है कि कॉपीज करवाने के लिए परमिशन दी जा सकती है, और यदि उस समय पर सर्च के दौरान कॉपीज करवाना यह अनुकूल न हो तो बाद में भी कॉपीज निकलवाने के लिए कहा जा सकता है, और यह फैक्ट भी पंचनामा के अंदर लिख देना चाहिए। जहां पर इन्वेस्टिगेशन को नुकसान हो सकता हो वहां पर कॉपीज देने के लिए मना किया जा सकता है। जो भी ऑफिसर सर्च कर रहे हैं उनको पंचनामा और उसके जितने भी एनेक्सर है उसके हर पेज पर साइन करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रीमाइसिस पर
व्यक्ति है वह भी पंचनामा पर साइन करेगा और उसके एनेक्सर्स पर भी साइन करेगा कि यह सही लिखा गया है। उस पंचनामा की और एनेक्सर्स की एक कॉपी सर्च पार्टी सर्च खत्म होने के बाद उस प्रीमाइसिस में से निकलने से पहले उस प्रीमाइसिस के पर्सन इंचार्ज को देगी और उसका एक्नॉलेजमेंट भी उस बाकी के जो पंचनामा की कॉपी है उसके ऊपर लेगी। यदि इस प्रकार से पंचनामा की एक कॉपी लेने से उस प्रीमाइसिस का पर्सन इंचार्ज मना करता है तो उस पंचनामा की कॉपी उस प्रीमाइसिस के ऊपर चिपका दी जाएगी और उसको फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर विटनेस की साक्षी में कि यह व्यक्ति ने पंचनामा लेने से मना किया है वह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए तो उस स्टेटमेंट के भी हर पेज पर जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसकी साइन होनी चाहिए और जिस अधिकारी के सामने वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उस अधिकारी की भी साइन होनी चाहिए। यहां पर यह बात गौर करने योग्य है कि पंचनामा की कॉपी तुरंत ही उस प्रीमाइसिस के इंचार्ज को दे दी जाती है, लेकिन स्टेटमेंट की कॉपी जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसको तुरंत नहीं दी जा सकती, इसलिए इसके लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। जब सर्च समाप्त हो जाती है और अधिकारी वापस अपने ऑफिस में आ जाते हैं तब उन्हें अपने जॉइंट कमिश्नर या जो भी हायर ऑफिसर है जिन्होंने सर्च ऑथराइजेशन साइन किया है उसको लौटा देना चाहिए और किन किन अधिकारियों ने सर्च में पार्टिसिपेट किया था उनके नाम इत्यादि भी उस सर्च वारंट के पीछे लिखे होने चाहिए। यदि किसी कारण से सर्च वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जैसे कि यदि प्रीमाइसिस बंद है या जहां पर का सर्च वारंट इश्यू किया वहां से वह टैक्स पेयर कहीं और स्थानांतरित हो गया है, तो उस केस में भी उसका ब्यौरा उस सर्च वारंट पर लिखकर वापस वह सर्च वारंट जमा करवा देना चाहिए। जब भी सर्च समाप्त हो जाती है उसके तुरंत बाद ऑफिसरों को उस प्रीमाइसिस को छोड़ देना चाहिए, वहां से रवानगी कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर सच्चे झूठे कुछ भी आरोप लग सकते हैं। अभी कोविड के सिचुएशन में जब भी सर्च करने जाएं तो कोविड से रिलेटेड जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, उनका पालन करना सर्च करने वाले अधिकारियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से अधिकारियों को सर्च के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत गाइडलाइंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने और जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने जारी की है। लेकिन यह जो 4 पन्ने का इंस्ट्रक्शन है उसी के अंदर आप देखिए उन्होंने पेज नंबर किस प्रकार से दिए हैं। ये जो फर्स्ट पेज है उस पर लिखा है पेज 1 ऑफ 1, जबकि 4 पेज का है तो उस पर पेज 1 ऑफ 4 होना चाहिए। पेज 2 पर लिखा है पेज 2 ऑफ 2, पेज 3 ऑफ 3, पेज 4 ऑफ 4। यदि ऐसी गलती सर्च करने जाने वाले अधिकारी अपने पंचनामा में कर दे या कोई टैक्स पेयर उसके द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट में कर दे तो हो सकता है कि बाद में यह एलिगेशन लगाया जाए कि पेज 1 ऑफ 1 अर्थात एक ही पेज का यह डॉक्यूमेंट था, पेज 2, 3 और 4 ये तो बाद में ऐड किए गए हैं इसलिए उनकी वैधता नहीं मानी जाए। कई बार मुझे लगता है सलाह देना इजी होता है लेकिन उसका अनुपालन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कोरोना काल में यह मंत्री सलाह दे रहे हैं कि मुंह, नाक और आंखों से हाथ को दूर रखना चाहिए। Today, start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।